हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रथम स्वाधीनता संग्राम की प्रकृति, परिभाषा एवं कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं 1857 के क्रांति की प्रकृति क्या है। तो 1857 ईस्वी में भारतीयों ने, भारत के लोगों ने, भारतवासियों ने अंग्रेजी शासकों की अत्याचार, दुराचारी और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने को स्वतंत्र कराने के लिए, माँ भारती को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए विद्रोह कर दिया, जिसको भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, सैनिक विद्रोह या 1857 की क्रांति आदि के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति को कुछ विद्वानों एवं इतिहासकारों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें पहली परिभाषा दी है सर जॉन लॉरेंस ने। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार यह एक सैनिक क्रांति थी। यानी 1857 की क्रांति क्या थी? तो यह एक सैनिक क्रांति थी। वहीं अगली परिभाषा वीर सावरकर के अनुसार है कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। यानी वीर सावरकर के अनुसार क्या है? तो यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। वहीं अगली परिभाषा है सर जेम्स आउटरम के अनुसार। सर जेम्स आउटरम के अनुसार यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था, मुस्लिम लोगों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भारत से निकालकर पुनः देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने का सशस्त्र प्रयत्न किया था। अगली परिभाषा है L.E.R. रीज के अनुसार कि यह धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अतः परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है, यानी इस परिभाषा को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही था, जो सैनिक क्रांति के माध्यम से प्रारंभ हुआ था और जो शीघ्र ही भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। अब आगे देख लेते हैं 1857 कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम के क्या कारण थे, क्या कारण उसके लिए जिम्मेदार थे। तो 1857 की क्रांति के लिए कोई एक कारण विशेष या घटना मात्र जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अनेक कारण थे। और यह 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर के 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेजी अधिकारी की हत्या तक के अंग्रेजी शासन के 100 वर्षों के इतिहास में निहित थे। यानी 1-2 वर्षों का बात नहीं था, ये 100 वर्षों का बात था। चर्बी वाले कारतूस की घटना और सैनिकों का संघर्ष तो केवल एक चिनगारी मात्र थी। अब आगे देख लेते हैं इसके कुछ निम्न कारण हैं, जिसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण को देखेंगे, जिसको कुछ पॉइंटों में देखेंगे। तो सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है कि भारत के सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप। पहला पॉइंट क्या है सामाजिक कारण में? तो भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों के विभिन्न रीति रिवाजों की अवहेलना करके अनेक सुधार किए। यानी भारतीय जो रीति रिवाज थी, हमारे सनातन धर्म की जो रीति रिवाज थी, उसकी अवहेलना कर दी, उसको नहीं माना, बल्कि उसमें अनेक सारे सुधार किए। और यह सुधार ठीक नहीं थे, बल्कि उनकी संस्कृति के खिलाफ थे, इसलिए भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों का आम जनता के साथ दुर्व्यवहार। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अंग्रेज बहुत खुश थे। यानी जो अंग्रेज थे अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ा करके बहुत ज़्यादा खुश थे, तथा ज़्यादातर उच्च पदों पर अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया गया था, जबकि भारतीय अधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों के अधीन कार्य करते थे। यानी भारत के जो लोग थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फिर भी वो कम पढ़े लिखे अंग्रेज के हाथ के नीचे ही कार्य करते थे, उनके नियंत्रण में ही कार्य करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अपना गुलाम समझते थे तथा उनका अपमान करते रहते थे, इसलिए भारतीय जनता अंग्रेज़ों के इस दुर्व्यवहार के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। अब आगे देख लेते हैं राजनीतिक क्रांति, यानी राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, राज्य अपहरण की नीति। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने संतानहीन भारतीय राजाओं पर उत्तराधिकार निषेध लागू कर दिया, गोद निषेध नियम लागू कर दिया और उनके राज्यों को बलात्
अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। यानी जिन राजाओं के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार नहीं दे सकता और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को गोद ले सकता है, किसी दूसरे बच्चे को गोद ले सकता है। ऐसा नियम लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अब दूसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का दोषपूर्ण शासन। इस कंपनी की स्थापना केवल व्यापारिक उद्देश्य के लिए की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, व्यापार करने के लिए किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसने राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। धीरे धीरे इसने राजनीतिक रूप में शक्ति प्राप्त कर ली और कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार तथा घूसखोरी में ज़्यादा धन कमाने लगे। इन अत्याचारों से तंग आकर जनता को क्रांति का केवल एक ही मार्ग दिखाई देने लगा और वो है क्रांति। तीसरा पॉइंट है मुगल सम्राट का अपमान। पहले अंग्रेज मुगलों को पूर्ण सम्मान देते थे। यानी जब भारत में अंग्रेज आए तो मुगलों का शासन था और वो मुगल सम्राटों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ मजबूत होने लगी, ये मुगल बादशाहों का अपमान करने लगे। इससे मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने राज्य से निकाल फेंकने की ठान ली। अब तीसरा कारण है आर्थिक कारण। तो उद्योग धंधे, आर्थिक कारण में क्या है कि भारतीय उद्योग धंधों का विकास या विनाश। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? विकास नहीं किया, विकास के नाम पर विनाश किया। अंग्रेज़ों की व्यापार नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे ठप हो गए। यानी जो भारत के हथकरघा उद्योग थे, यानी हाथों से काम करने वाले उद्योग थे, वो ठप हो गए, एकदम बंद हो गए। मशीनों द्वारा बनी वस्तुएं भारतीय उद्योगों द्वारा बनी वस्तुओं से सुंदर और अधिक सस्ती होती थी। इससे भारतीय लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनकी वस्तुओं की मांग घट गई, उनका वस्तु कोई नहीं खरीदता था। अगला कारण है कृषकों का शोषण। आर्थिक कारण में दूसरा पॉइंट क्या है? तो कृषकों का शोषण। अंग्रेजों ने जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी बना दिया। यानी जो जमींदार लोग थे उसको भूमि का अस्थायी स्वामित्व दे दिया, स्वामी बना दिया और वे किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, किसानों के पास आमदनी कम हो गई। अगला पॉइंट है कि धन का विदेश जाना। अगला पॉइंट क्या है कि धन का, यानी भारतीय धन का विदेश जाना। अंग्रेजों को भारतीयों से लगाव नहीं था, भारतीयों को प्रेम नहीं करते थे, उनसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वे कुछ समय के लिए ही भारत आते थे। ये भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार करते थे तथा उनसे लगान के तौर पर कर वसूला करते थे तथा अपने देश वापस भारत का धन लेकर के लौट जाते थे और अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करते थे। अगला कारण है धार्मिक कारण। यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम का चौथा कारण क्या है? तो धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में पहला पॉइंट है हिंदू और इस्लाम धर्मों की निंदा। पहला पॉइंट क्या है कि हिंदू और इस्लाम धर्मों की निंदा। ईसाई धर्मोपदेशक खुलेआम हिंदू और इस्लाम धर्मों की निंदा करते थे और अपने धर्म का जोर शोर से प्रचार किया करते थे। इतना ही नहीं, दोनों धर्म को लोग ज़बरदस्ती ईसाई भी बनाया जा रहा था। यानी दोनों धर्मों के लोगों को ज़बरदस्ती भारत में ईसाई बनाया जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था। इससे दोनों धर्म के जो लोग थे, दोनों धर्मों के रहने वाले थे, धर्मावलंबी थे, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। अगला पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार। यानी भारत में ईसाइयों की अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली गईं, जहां अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा ईसाई धर्म और ईसाई रीति रिवाज सिखाए जाते थे। वहां शिक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाता था। यानी जहां शिक्षालय थे, कौन से शिक्षालय थे? तो ईसाइयों के शिक्षालय थे। ईसाइयों की शिक्षण संस्थाएं खुली थीं, वहां अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था और ईसाई धर्म पढ़ाया जाता था। ईसाइयों के रीति रिवाज सिखाए जाते थे और जो उस स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, दाखिला लेता था, वहाँ उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। जिससे भारतीय यह समझने लगे कि हमसे हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों का एक दिन विनाश हो जाएगा, हमसे छीना जा रहा है, यानी कन्वर्ट किया जा रहा है। अगला पॉइंट है ईसाई धर्मावलंबियों को विशेष सुविधा। ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती थी। यानी जो लोग ईसाई हो जाते थे उनको नौकरी मिल जाती थी अंग्रेज अधिकारियों में, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाया जाना था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम का अगला कारण है सैनिक कारण, जिसमें पहला पॉइंट है कंपनी की भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेजी सैनिकों के समान वेतन, भत्ते, अधिकार भारतीय सैनिकों को नहीं दिए जाते थे, जैसे
अंग्रेज अफसरों को सम्मान दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था, उस प्रकार से भारतीय सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, अधिकार नहीं था, भत्ते नहीं था। उच्च सैनिक पदों पर अंग्रेजी सैनिकों का ही अधिकार था, केवल उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। इसलिए वे भारतीयों पर अपनी मनमानी करते थे, अपने मनमाने तरीके से चलाते थे। इस भेदभाव की नीति से सैनिकों में भेदभाव हो गया और इनके विरुद्ध विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। अगला कारण है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। सैनिक कारण में क्या है? दूसरा पॉइंट है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, यानी भारतीयों को नए कारतूस दिए जाने लगे, यानी जो भारत के सैनिक थे उनको नए नए कारतूस दिए जाने लगे, जिन्हें चलाने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था, दांतों से उसको खोलना पड़ता था। और इन कारतूसों के विषय में यह बात फैल गई कि यह कारतूस जो है गाय तथा सूअर की चर्बी से बने हुए हैं, जो भारतीय सैनिकों के धर्मों में निषिद्ध थे। भारतीय जो धर्म था उसमें इसको निषिद्ध माना जाता था, बाध्य माना जाता था। और इन कारतूसों का प्रयोग न करने के कारण उन्हें दंड दिया जाने लगा। और जब उन सैनिकों ने, हिंदू सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया कि हमारे धर्म के खिलाफ है भैया, हम इसको नहीं करेंगे, तब उनको क्या किया जाने लगा? दंड दिया जाने लगा, दंडित किया जाने लगा। तथा यह कष्टदायी व्यवहार ही उनके विरुद्ध विद्रोह का कारण बन गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।